नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। अंबेडकर जयंती और महावीर जयंती की बहुत शुभकामनाएं। समाचारों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चिलचिलाती गर्मी के बीच राहत की खबर। लगातार चौथे साल सामान्य रहेगा मॉनसून। मौसम विभाग ने जारी किया अनुमान। लॉन्ग पीरियड एवरेज के 99% बारिश की उम्मीद। मुंबई के बाद अब दिल्ली एनसीआर वालों को महंगाई का डबल अटैक। सीएनजी ₹2.5 तो पीएनजी ₹4.25 प्रति यूनिट हुई महंगी। महज 14 दिन में ₹10 से ज्यादा बढ़ चुके हैं दाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया प्रधानमंत्री संग्रहालय। म्यूजियम में सहेज कर रखी गई है देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों से जुड़ी यादें। अंबेडकर जयंती पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज में बवाल। बीजेपी नेता गुरु प्रकाश का कार्यक्रम एसएफआई के विरोध के कारण हुआ रद्द। अमेरिका में विदेश मंत्री जयशंकर का जोरदार अंदाज। मानवाधिकार पर अमेरिका के दोहरे रुख पर अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन को दिखाया आईना। यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूसी युद्धपोत को मार गिराया। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की नई खेप की सप्लाई की। रूस और यूक्रेन में भीषण संघर्ष का आज 50वां दिन। इन्फोसिस ने किया निराश। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान से कमजोर। मार्जिन पर भी दबाव, लेकिन कंपनी ने गाइडेंस दिए अच्छे। कल कंपनी का एडीआर 6% से ज्यादा गिरा। और 7 फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध जाएंगे आलिया और रणवीर। आज शादी के पहले हुई मेहंदी की रस्म में जुटा तो सबसे पहले थोड़ी सी राहत की खबर। हालांकि राहत तो बाद में आएगी, लेकिन गर्मी इतनी पड़ रही है कि अगर बारिश की बात भी की जाए तो थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मॉनसून सामान्य रहेगा और लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल के 99% तक बारिश का अनुमान है। ये लगातार चौथा साल है जब मॉनसून सामान्य रहने की बात है। अब चलते हैं, हमारे संवाददाता रोहन सिंह हमसे जुड़े हुए हैं, मौसम को लगातार ट्रैक करते हैं। रोहन, बताइए क्या अनुमान है, कौन सी खास बातें मौसम विभाग ने हाईलाइट की है? जी, अनुमान राहत से भरा हुआ है। अनुमान किसानों के लिए अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है, गर्मी से निजात के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो मौसम विभाग ने आज अपना फोरकास्ट जारी किया है उसमें 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले तो मॉनसून सामान्य रहेगा। सामान्य किसे कहते हैं? जबकि औसत का जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है उसके औसत का 96 से 104% के बीच रहता है तो उसे नॉर्मल कहते हैं। और इस बार इसके 99% रहने की उम्मीद है। अगर पिछले 50 साल का अगर आप औसत देखें तो 87 सेंटीमीटर बारिश हुई है आमतौर पर मानसून में, और उसका 99% इस बार होने की संभावना है। ऐसा मौसम विभाग का अपना प्रेडिक्शन है। अब दूसरी चीज की कहां ज्यादा बारिश होगी, तो मध्य भारत, उत्तर भारत, हिमालय के कुछ जो फुटहिल्स हैं वहाँ पे, और कुछ हिस्से जो उत्तर पश्चिम भारत के हैं वहाँ पर ज़्यादा सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। लेकिन कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जहाँ सामान्य से कम बारिश होगी। ऐसे कौन से हिस्से हैं? तो उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्से, दक्षिण भारत के कुछ हिस्से हैं, और कुछ उत्तर पश्चिम के ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे आपको सामान्य से कम बारिश होने की उम्मीद है। लेकिन ओवरऑल अगर हम पूरे जून से लेकर अगस्त तक अगर हम एवरेज निकालें तो ये सामान्य बारिश है, जो कि पिछले 4 साल से हमने देखा है कि सामान्य बारिश ही हो रही है। और ये उम्मीद इसलिए थी क्योंकि किसानों को खासतौर पे इससे काफी ज्यादा इसका इंतजार रहता है कि मानसून कैसा रहने वाला है। तो अधिकतर जगहों पे, खासतौर पे उत्तर भारत में, तो आपको अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। और एक और चीज जो इस बार मौसम विभाग ने अपने प्रेडिक्शन में कही है वो है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो ला नीना का जो इम्पैक्ट है, जो कि पैसिफिक ओशन में जो हीटिंग का जो मानसून को फेवर करता है, वो आपको वहां पे दिख रहा है। और आईओडी एक और फेनोमिना होता है, वो भी अभी न्यूट्रल है, और ये न्यूट्रल रहेगा जब तक मानसून सीजन की शुरुआत नहीं हो जाती है। तो कुल मिलाकर अच्छी खबर है, क्योंकि मानसून इस बार सामान्य रहने की उम्मीद है। तो रोहन, ये बताइए कि दिल्ली एनसीआर में क्या इस वक्त कैसी गर्मी पड़ रही है? और पिछले दिनों स्काईमेट का भी अनुमान आया था और अब आईएमडी का भी आ गया है, तो क्या उम्मीद करें लोग? जी, फिलहाल तो पूरे सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की बात करें तो काफ़ी गर्म हवाएं चल रही हैं, लू के थपेड़े चल रहे हैं। कुछ अनुमान ज़रूर था कि कुछ इलाकों में, अगर हम उत्तर भारत के कहें तो वहाँ आने वाले कुछ दिनों में थोड़ी सी राहत मिलेगी, थोड़ी सी बारिश का भी फोरकास्ट किया गया है। लेकिन फिलहाल राहत बिल्कुल नहीं है। फिलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है। लेकिन उम्मीद है कि चूंकि अब हम अप्रैल के लगभग मध्य में आ चुके हैं और अगले कुछ दिन के बाद हमें देखेगा कि प्री मानसून शावर्स भी होती है, तो हमें उम्मीद है कि आने
आने वाले कुछ दिनों के बाद हमें जरूर राहत मिलेगी, लेकिन अभी फिलहाल राहत नहीं है। अभी पूरा उत्तर भारत लू के थपेड़ों से गुजर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहन। उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि जब भी राहत मिले अच्छी राहत मिलेगी। और आजकल विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। पहले एनर्जी और अब मानव अधिकार पर विदेश मंत्री ने अमेरिका को दोबारा आईना दिखाया है। उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन के भारत में मानवाधिकार के हनन वाले बयान पर अमेरिका को ही घुट्टी पिला दी। उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को जवाब देते हुए कहा कि भारत भी अमेरिका में मानवाधिकारों के हालात पर नजर बनाए हुए है। I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. No, we did not discuss human rights during this meeting. This meeting was primarily focused on all mill affairs. It is a subject which has come up in the past. I mean, it came up when Secretary Blinken came to India. People are entitled to have views about us, but we are also equally entitled to have views about their views and about the interests and the lobbies and the vote banks which drive. I can tell you that we will not be reticent about speaking. But we also have views on other people's human rights situations, including that of the United States, especially when they pertain to our community. And in fact, we had a case yesterday. तो भारत और अमेरिका के बीच ये जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो रहे हैं, चाहे तेल को लेकर हो या मानवाधिकार को लेकर, अंडरलाइन है रूस और यूक्रेन का युद्ध, जहां अमेरिका रूस पर दबाव बनाना चाहता है और इसमें भारत का भी इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन भारत ने अपना न्यूट्रल स्टांस कायम रखा है। आज रूस यूक्रेन युद्ध का 50वां दिन है और यूक्रेन पर रूस के जोरदार हमले आज भी जारी है, लेकिन इसके बीच यूक्रेन ने रूस को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसकी सेना ने मिसाइल अटैक से ब्लैक सी में तैनात रूसी मिसाइल युद्धपोत को तबाह कर दिया है। ब्लास्ट के बाद युद्धपोत में आग लग गई और इससे उसे काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। रूसी सेना के मुताबिक सभी को समय पर बाहर निकाल लिया गया था। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को यूक्रेन को हेलीकॉप्टर और दूसरे हथियारों सहित $800 मिलियन की नई सैन्य सहायता को मंजूरी दी है। यह सहायता इसलिए दी जा रही है ताकि वो रूसी हमले से खुद का मजबूती के साथ बचाव कर सके। इसके साथ ही बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन में रूस का हमला नरसंहार के बराबर है। और मुंबई के बाद अब दिल्ली एनसीआर में महंगाई का डबल अटैक पड़ा है और दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी के दाम फिर बढ़ गए हैं। कितने बढ़े हैं दाम, क्या है हाल, जानने के लिए चलते हैं आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़े हुए। आलोक, आपने तो पहले बात की थी जो सीएनजी से कार चलाने वाले लोगों से, अभी क्या बढ़ोतरी हुई है और क्या इम्पैक्ट उसका होगा? देखिए, आज से जो सीएनजी पीएनजी के दाम रिवाइज किए गए हैं उसके मुताबिक दिल्ली में जो सीएनजी के दाम है उसमें ₹2.5 प्रति किलो के रेट से और पीएनजी जो पाइप नेचुरल गैस होता है उसके दाम ₹4.25 प्रति एससीएम के हिसाब से बढ़ाए गए हैं। तो कुल मिलाकर आप देखें तो दिल्ली में जो कार चलाना और दिल्ली एनसीआर में कार चलाना और रसोई गैस से खाना बनाना काफ़ी महंगा हो गया है। अगर देखें तो दिल्ली में जो सीएनजी के रेट हैं वो ₹71.61 पर केजी जो सीएनजी के दाम होंगे और पाइप नेचुरल गैस की बात करें तो ₹45.86 प्रति एससीएम के हिसाब से अब पाइप नेचुरल गैस के दाम देने पड़ेंगे। ये एक तरह से कह सकते हैं दोहरी मार है। कार चलाना भी महंगा हुआ, किचन में खाना बनाना भी महंगा हुआ और जैसा कि मालूम है कि ये पिछले 14 दिनों में लगभग दोनों कमोडिटी पे करीब ₹10 से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। 1 अप्रैल से दाम बढ़ना शुरू हुआ था। 1 अप्रैल को ₹1 दाम बढ़े थे सीएनजी के, उसके बाद लगातार बढ़ोतरी देखी गई है और अब ₹10 से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की। और वही हाल
पीएनजी का भी रहा, पीएनजी भी लगातार करीब एक बार 5 रुपये 85 पैसे, फिर आज 4 रुपये 25 पैसे, इस तरह से करके 10 रुपये से ज़्यादा दाम बढ़ चुका है प्रति एसीएम पीएनजी का दाम। और आपने बताया है कि मुंबई में कल ही बड़ा ज़बरदस्त महानगर गैस जो है वहाँ पर उन्होंने दाम बढ़ाए हैं, वहाँ पर भी 5 रुपये सीएनजी पर और पीएनजी पर 4.25 रुपये के करीब दाम, 4.5 रुपये करीब दाम बढ़ गए हैं। तो एक तरह से देखें तो लोगों के लिए कार चलाना और रसोई गैस इस्तेमाल करना काफ़ी महंगा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, और अब फटाफट आप धूप से निकल कर कहीं छांव में चले जाएं, क्योंकि अभी अभी हमने बात की थी रोहन सिंह से दिल्ली एनसीआर में गर्मी का जो हाल है। तो पेट्रोल डीजल के साथ साथ जिस तरह से सीएनजी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, ऐसा लगता है कि कहीं सीएनजी के दाम पेट्रोल डीजल के बराबर ना पहुंच जाएं। और ऐसा हो या ना हो, लेकिन ये तो हो सकता है कि सीएनजी से कार चलाना घाटे का सौदा बन जाए, क्योंकि कार खरीदने की कॉस्ट ज्यादा है। तो क्या है ये गुणागणित, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कीमतों के मामले में सीएनजी और पेट्रोल डीजल के बीच मुकाबला चल रहा है। अगस्त 2010 में जब मारुति की पहली सीएनजी फिटेड कार वैगन आर लॉन्च हुई थी, तब सीएनजी की कीमत 27 रुपये 50 पैसे प्रति किलो थी और पेट्रोल करीब 50 रुपये प्रति लीटर और डीजल करीब 40 रुपये प्रति लीटर। अभी भी पेट्रोल डीजल और सीएनजी की कीमतों में 35 से 50 रुपये तक का अंतर है, लेकिन सीएनजी से कार चलाने वालों को टेंशन होने लगी है। सीएनजी के इस तरह से जो बेनतहा बढ़ोतरी कर रहे हैं वो ना करें। एक लिमिट की बढ़ोतरी तो अब 2.5 रुपये के साथ बढ़ा रहे हैं। आप कहाँ से हम लेके आएंगे? हमने फिर सीएनजी गाड़ी ली क्यों है? क्योंकि तो पेट्रोल की लेते, डीजल की लेते गाड़ी। हमने कोष भी ज़्यादा दिया, सरकार का साथ भी दिया कि पॉल्यूशन की दिक्कत है साहब, हम एक अच्छी शहरी बनते हैं, उसमें भी हमें कोई रियायत नहीं है। आज पेट्रोल मुंबई में 120 रुपए, दिल्ली में 105 रुपए प्रति लीटर है, वहीं सीएनजी 70-72 रुपए प्रति किलो। कारों की कीमतों की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट कार से सीएनजी कारों की कीमत लगभग 70,000 से 1 लाख रुपए ज्यादा होती है, जबकि डीजल वेरिएंट लगभग 2 लाख रुपए ज्यादा। वहीं माइलेज में सीएनजी कारों का कोई मुकाबला नहीं है। सीएनजी कारें आजकल लगभग 27 से 32 किलोमीटर तक का माइलेज देती हैं। पेट्रोल कार 15 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर, जबकि डीजल कारें इससे कुछ ज्यादा एवरेज देती हैं। ऑटो एक्सपर्ट्स का कहना है कि कार की फ्यूल कैटेगरी डिसाइड करने से पहले ये देखना होगा कि आप हर महीने कितने किलोमीटर कार चलाते हैं। सबसे पहले तो यू हैव टू स्टार्ट रैशनलाइजिंग योरसेल्फ। डोंट बी इम्पेचुअस, डोंट रन इनटू कि जी अभी मैंने जाके ये गाड़ी खरीदनी। आप पहले आराम से सोचिए आप कितनी गाड़ी चलाते हैं एक महीना, multiplied by 12 plus maybe 1 or 2 cross country outings. Depending on that you have to decide. एक्सपर्ट्स की माने तो महीने में 500 किलोमीटर कार चलाने वालों के लिए पेट्रोल कार लेना आज भी किफायती है। वहीं 800 किलोमीटर प्रति महीने से ज्यादा कार चलानी हो तो सीएनजी कार बेहतर है और इकोनॉमिकल भी। लेकिन लंबी दूरी का सफर यानी 2000 किलोमीटर प्रति महीने से ज्यादा कार चलाने और हाई परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए डीजल कार ही बेहतर है। अगर माइलेज की बात करें तो सीएनजी की गाड़ियां अभी भी ज़्यादा किफ़ायती है और इसकी रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम है, लेकिन इसकी अपनी कुछ खामियां भी हैं। मसलन इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है, इंजन पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, ओवरऑल कीमत ज़्यादा है और बूट स्पेस भी इसमें काफ़ी कम मिलता है। लेकिन अगर आप पर्यावरण की सोचते हैं तो अभी भी सीएनजी गाड़ियाँ लेने की सोच सकते हैं। आने वाले दिनों में सीएनजी कितनी किफ़ायती रहती है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इसकी सीएनजी की कीमतें कितनी लगाम में रहती है। आलोक प्रियदर्शी के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। और अब बात करते हैं दिग्गज आईटी फर्म इन्फोसिस के चौथी तिमाही के नतीजों की। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 5,809 करोड़ से घटकर 5,686 करोड़ रुपए पर रहा है। इन्फोसिस के नतीजे कैसे रहे हैं ओवरऑल, ये समझते हैं हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत से। हर्षदा, बताएं कैसे रहे नतीजे आपकी नजर में? इन्फोसिस के नंबर्स थोड़े से निराशाजनक रहे हैं, क्योंकि डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ जहां पर अनुमान था कि ये 2% से ऊपर रहेगा, सिर्फ 0.5% या फिर 0.7% ही बढ़ पाने में कामयाब रहा है। दरअसल मार्जिन पर इस तिमाही में दबाव देखने को मिला है, क्योंकि अट्रिशन भारी है कंपनी पर, तो वहां पर कॉस्ट बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। दूसरी तरफ कुछ वीजा कॉस्ट का भी इंपैक्ट देखने को मिला है। लेकिन सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कंपनी क्या बेहतर गाइडेंस दे पाएगी। तो गाइडेंस में कंपनी ने साफ कहा है कि दरअसल
दरअसल स्थिति थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है FY23 में। गाइडेंस के लिहाज से वो कह रहे हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ 13 से 15% के बीच रहेगी, जहां पर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 12 से 14% तक का, तो वहां पर थोड़ा सा बेहतर गाइडेंस जरूर आया है। और मार्जिन के फ्रंट पर कंपनी कह रही कि करीब 21 से 23% तक के मार्जिन FY23 में डिलीवर करेंगे। मैनेजमेंट कमेंट्री भले ही इस डॉलर रेवेन्यू और कांस्टेंट करेंसी इन लाइन नहीं आई हो, मजबूत है। कंपनी कह रही है अच्छी खासी डिमांड है। इस क्वार्टर में करीब डील विन $2.3 बिलियन की रही है और जैसे जैसे आगे साल बढ़ेगा शायद मार्जिन्स और गाइडेंस जो आए हैं वो इंप्रूव होने के पूरे आसार जरूर हैं, लेकिन Q4 आइसोलेशन में थोड़ा सा नरम क्वार्टर साबित हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षदा। और यहाँ हम रुकेंगे कि छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक से जब लौटेंगे तब आपको दिखाएंगे रणवीर और आज कंज्यूमर्स के लिए दुनिया सिमटती जा रही है। प्रोडक्ट से लेके सर्विसेज और एंटरटेनमेंट सब कुछ मिल जाता है एक क्लिक, एक टैप पर। ऐसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बीएफएसआई सेक्टर भी डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाकर तेजी से बदलाव ला रहा है ताकि कंज्यूमर्स को एक कन्वीनियंट और कंप्लीट डिजिटल एक्सपीरियंस मिल सके। आधुनिक और सुविधाजनक बैंकिंग सिस्टम के जरिए बिना किसी झंझट के। ये गतिशील बदलाव ही है फ्यूचर ऑफ बैंकिंग। Bank of Baroda presents the future of banking, powered by CNBC TV18 and CNBC Awaaz. Presented by Bob World from Bank of Baroda. सबने कहा दूध नहाओ, पूतो फलो, जल्द खुशखबरी सुनाओ। मेरे फादर इन लॉ ने कहा इस सब के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी, अभी घूमो फिरो ऐश करो। प्यार वही, बस सोच नहीं। Wedding favorites from VIP Packs. माइंड और बॉडी का कंट्रोल तो यहाँ भी चाहिए। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं अगर शूटिंग चैंपियन नहीं होता तो रमी चैंप जरूर बन जाता। चैंपियंस तो यहाँ भी बनते हैं। रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। यस। डाउनलोड कीजिए rummyculture.com से। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स अब कोलकाता एंड जयपुर में। RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। गाड़ी बेचने जा रहा था पर बेटी ने रोक लिया। पर नो टेंशन, आप भी कार देखो पे होम इंस्पेक्शन बुक करो और घर बैठे अपनी गाड़ी बेचो, वो भी बेस्ट प्राइस पे। कार देखो, भरोसा करके देखो। Presenting Steris Healthcare Private Limited. Steris, quality that you can trust. Capture the light. Capture the light. Realme 9 Pro series. Capture the light with flagship Sony OIS camera. Yatharth is not just one word. It is the passion of our doctors. It is being healthy. 4 hospitals, 350 plus doctors, 1405 beds. Your health companion, your Yatharth Hospitals. Realize your dreams with Canara Bank. At low and attractive interest rate. Reach us at your convenience. Canara Bank. Together we can. Imagine a place where you can finally be free. Free to Zoom without a meeting request. Free to enjoy savory bites and stunning sights. It's time to break free. Plan your future getaway with Norwegian Cruise Line. Sail safe, feel free. सर पे हाथ तो सुकून है। चाय की पहली चुस्की लेने पर पापा की उस आह में सुकून है। इन सुकून के पलों को हमेशा साथ रख कर देखो। इंश्योरेंस देखो पर भरोसा करके देखो। साथ तो सुकून। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। अब आप देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ, चाहे वो इस दुनिया में ना हो, सेल्फी ले पाएंगे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के योगदान को सहेजने के लिए देश में प्रधानमंत्री संग्रहालय बन गया है, जहां प्रधानमंत्रियों की जुड़ी लाइफ से
व्यक्तिगत वस्तुएं, उपहार, सम्मान, पदकों को प्रदर्शित किया गया है। पीएम मोदी ने खुद म्यूजियम का उद्घाटन किया और पहला टिकट खरीदकर म्यूजियम का जायजा लिया। यह संग्रहालय देश के लोगों को बीते समय की यात्रा करवाते हुए नई दिशा, नए रूप में भारत की विकास यात्रा पर ले जाएगा। एक ऐसी यात्रा जहां पर आप एक नए भारत के सपने को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए निकट से देख सकेंगे। तो अब सीधे चलते हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय, जहां पर मौजूद है हमारी सहयोगी दीपाली नंदा। दीपाली, आप ना सिर्फ हमें बताएं बल्कि थोड़ा घुमाएं और दिखाएं भी संग्रहालय में आप क्या देख पा रही हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत मैं उसी लाइन से करना चाहूँगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कही थी कि जब आप इस संग्रहालय में आएंगे तो आपको अतीत के बारे में तो जानकारी मिलेगी ही, साथ ही साथ भविष्य के लिए भी प्रेरणा मिलेगी। और जब मैं यहाँ पर आई तो उसी तरह से महसूस किया, वही फीलिंग मेरे मन में भी आई। शुरुआत में अगर मैं विजुअल से करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक खास गैलरी तैयार की गई है जहाँ पर स्वतंत्रता के बाद से जितने भी प्रधानमंत्री देश के हुए हैं उनका यहाँ पर किस तरह का व्यक्तित्व था, किस वक्त उनका जन्म हुआ और कब तक वो रहे देश में, इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। आगे भी मैं आपको लेकर जाऊंगी, लेकिन मेरे पास एक खास मेहमान है जो कि नरसिम्हा राव जी के ग्रैंडसन है। उनसे हम पूछेंगे, सर ये कितनी बड़ी श्रद्धांजलि है अगर हम नरसिम्हा राव जी की बात करें, साथ ही साथ स्वतंत्रता के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनको। We feel very, very honored and then proud being the member of the Prime Minister Sri P.V. Narasimha Rao family. We came all the way from Hyderabad to watch this event, a grateful event. It is our the fortunate that we have come here in that, and we have seen that the Prime Minister Narendra Modi has given importance to all the the former Prime Ministers in that, wherein the Congress party did not really honor Narasimha Rao. Okay, तो यहाँ पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया था कि जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं उनके परिवार वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो मैं आपकी बात करवा रही थी वो नरसिम्हा राव जी के ग्रैंडसन है। तो जो भी परिवार वाले यहाँ पर आए थे, काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर, आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी इंदिरा गांधी की यहाँ पर एक डिजिटल फोटो लगाई गई है, मोरारजी देसाई यहाँ पर है। तो जितने भी प्रधानमंत्री स्वतंत्रता के बाद जिन्होंने देश की तरक्की में अपना योगदान दिया है, उनके व्यक्तित्व को, उनके योगदान को यहाँ पर दर्शाया गया है। और आपको मैं एक खास जगह लेकर जा रही हूँ, यहाँ पर एक ऑडियो विजुअल गैलरी भी बनाई गई है। तो ये चूंकि गैलरी के भीतर जा रही थी दीपाली, तो थोड़ी सी सिग्नल की प्रॉब्लम वहाँ पे आ सकती है। हम कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ से कुछ विजुअल्स दिखा पाए। बहरहाल तकनीकी दिक्कतों के चलते हम आपको भीतर का नज़ारा इस वक्त नहीं दिखा पा रहे, और हम दिखाएंगे भी तो कितना दिखाएंगे। दरअसल आपको खुद जाकर देखना चाहिए। नई दिल्ली में ये संग्रहालय पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनके काम और उनके जीवन से संबंधित झलकियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान के आर्किटेक्ट बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की में बाबा साहेब ने अमूल्य योगदान दिया और बाबा साहेब ने जो सपने भारत के लिए देखे उसको पूरा करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि दलितों, पीड़ितों, वंचितों और शोषितों के कल्याण के लिए बाबा साहेब के विचार हमारी सरकार के लिए प्रेरणा पुंज रहे हैं। यही वजह है कि हमारी सभी योजनाएं गरीब से गरीब को ध्यान में रखकर लागू की गई हैं और सामाजिक न्याय की दिशा में हमने कई मानदंड तय किए हैं। लेकिन इसी दिन एक अप्रिय खबर, जेएनयू के बाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैंपस में कोहराम शुरू हो गया है। इस बार बवाल दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेडी श्रीराम कॉलेज में शुरू हुआ। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश को कैंपस में एक कार्यक्रम में बुलाया गया था, लेकिन छात्रों के विरोध के चलते कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। हमें जानकारी मिल रही है कि लेफ्ट विचारधारा से जुड़े संगठनों ने बीजेपी प्रवक्ता के कार्यक्रम में आने का विरोध किया था और इसके बाद इसे रोकना पड़ा। वहीं
LSR प्रशासन ने उनके हिसाब से कर्नाटक JNU में जो बवाल बढ़ा है उसकी वजह से उन्हें कार्यक्रम रोकना पड़ा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने कार्यक्रम रद्द करने और SFI के विरोध को गलत बताया है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के परिवार ही नहीं बल्कि उनके फैंस के लिए भी आज का दिन खास है, क्योंकि बॉलीवुड का ये कपल आज शादी के बंधन में बंध रहा है। 13 अप्रैल को दोनों की मेहंदी सेरेमनी हुई, जिसमें बॉलीवुड के कई सेलेब्स शामिल हुए। और आज आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी की रस्में चल रही हैं। शादी में सिर्फ 25 से 50 लोग ही शामिल हो रहे हैं, जिनमें परिवार के सदस्यों के अलावा कुछ करीबी दोस्त शामिल हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए। CNBC आवाज से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।